नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST11 हिंदी कहानी हरिविंदी कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ परिचय पर चलते हैं। हरिविंदी कहानी स्त्री स्वतंत्रता को अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, जहाँ स्त्री सदैव स्वयं को एक ढांचे में ढाले जाने तथा उसे कुछ न बनने दिए जाने के व्यक्तिवादी समाज के सांचों के विशृंखलित तथा खंडित हो जाने की उसकी बलवती इच्छा को दर्शाती है। लेखक परिचय। मृदुला गर्ग समकालीन हिंदी कहानी की विशिष्ट कहानीकार है, जो केवल स्त्री जीवन की रचनाकार होने के साथ बड़े फलक पर अनेक विषयों को भी अपनी रचना की विषय वस्तु बनाती है। 25 अक्टूबर सन 1938 में कोलकाता में जन्मी मृदुला गर्ग ने अर्थशास्त्र में MA किया। उन्होंने सन 1970-71 में प्रथम कहानी तथा सन 1975 में प्रथम उपन्यास की रचना की। उसके हिस्से के दो वंशज 30 कोबरा में और में कठगुलाब, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, शहर के नाम, समागम, मेरे देश की मिट्टी उर्फ सेम, एक और जादू का कालीन, 3 कैदें, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल आदि प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं तथा उनकी कृतियों का अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मृदुला जी को अनेक सम्मान भी मिल चुका है। हरिविंदी पाठबोध और प्रक्रिया। हरिविंदी कहानी के केंद्र में एक युवा स्त्री है, जिसके पूरे दिन की घटनाओं के क्रम को इस कहानी के विषय वस्तु बनाया गया है। कहानी की मुख्य पात्र अपने पति के शहर से बाहर जाने के बाद घर पर अकेली हो जाती है और इस अकेलेपन को वो उस दिन अपनी तरह से जी लेना चाहती है। कहानी के शिल्प में सामान्य सी छोटी छोटी बातों तक कुछ हरकतें बिल्कुल अप्रधान लगती है, किंतु ये अप्रधान हरकतें पाठकों को कहानी की सोच की गहराई तक ले जाती है। स्त्री इस बात से आश्वस्त होती है कि उसका पति राजन दिल्ली गया है, अतः उसे आज सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा और बंधे बंधाए नित्यक्रम से मुक्ति की आश्वस्ति पाकर वो पलंग पर एक छोर से दूसरे छोर तक लेट जाती है, जो कि दूसरों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से तनिक मुक्ति की सांस लेकर नायिका का बिस्तर पर लेट जाना स्त्री के जीवन में पूरेपन का साथ पाने तथा जीवन को समग्रता में जी लेने का प्रतीक बन जाता है, जहाँ तमाम दबावों के कारण स्त्री सदा वंचित रह जाती है। स्त्री पलंग पर अपनी कलाई घड़ी बांधकर सोती है, क्योंकि पति के रहने पर वो ऐसा नहीं कर पाती थी। घड़ी की आवाज़ से उसके पति को चिढ़ होती थी। यह घड़ी का बजना वास्तव में स्त्री के भीतर का स्पंदन है, जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था सुनती नहीं और सुनती भी है तो उसे अनसुना कर देती है। पलंग से उठने के बाद चाय बनाकर खिड़की के बाहर देखती है तो उसे धुंध दिखाई देती है, जो कि उसे अच्छी लगती है, क्योंकि धुंध से सब कुछ अदृश्य रहने में उसे एक प्रकार का खुलापन नजर आता है, जो सूर्य के प्रकाश में घुटन का अनुभव कराती है। यह नायिका का जीवन को अपने ढंग से जी लेने के सुख का संकेत मिलता है, क्योंकि जब से स्त्री पैदा होती है तब से ही उसके जीने, उठने, बैठने, बोलने तथा चलने की सभी क्रियाएं एक टूर पैकेज के यात्री के समान तय कर दी जाती हैं, जिसके कारण स्त्री जीवन जीते हुए भी भीतर से असंवेदनशील तथा कुंद हो जाती है। इसके पीछे स्त्री के सुरक्षित होने का तर्क दिया जाता है, किंतु इसमें स्त्री घुटन का अनुभव करती है और अपने पति के बाहर जाने पर अपनी इच्छा से उठाया गया नायिका का प्रत्येक कदम उसकी स्वतंत्र इच्छा को रेखांकित करता है। चाय पीकर
नहाने के लिए जाते समय नायिका सोचती है कि आज वो अपनी इच्छा से देर तक गर्म पानी में नहाती रहेगी, किंतु कुछ समय के पश्चात ही गर्म पानी समाप्त होते ही ठंडे पानी का फुहार के कारण शरीर में तापमान से भिन्नता के चलते नायिका शीघ्रता से नहा लेती है। उसे ताजगी का अनुभव करती है। यह ताजगी व स्फूर्ति कंडीशनिंग अवस्था से स्वयं को मुक्त कर लेने का प्रतीक भी बनती है। इसके बाद नायिका नीले रंग का चूड़ीदार पैजामा तथा कुर्ता पहनकर हरी बिंदी लगाती है, क्योंकि पति के रहने पर तथा नीले रंग का पोशाक पर हरी बिंदी के अनुसूचित होने की बात से नायिका को टोकने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती है। अतः पति के बाहर जाने पर वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार ही अपने सौंदर्य प्रतिमा का निर्माण करती है, जहाँ वो पति के प्रश्न चिन्ह क्या तुक है से पुनः मुक्त है। इसके पश्चात नायिका मेज की दराज से कान के नकली बालों को निकालकर पहनती है, जिनको उसने सोने के न होने के कारण पहनना छोड़ दिया था। यद्यपि आभूषण का प्रयोग स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने हेतु करती है, तथापि विवाहोपरांत यही आभूषण पति की आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार पर तय करते हैं, जहाँ यह आभूषण समाज में पति की हैसियत को व्यक्त करने का माध्यम है, परंतु स्त्री इस प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त एक उपकरण मात्र बनकर रह जाती है। यह नायिका द्वारा पति के बाहर जाने के बाद नकली बालों को उठाकर पहनना स्वयं को दूसरों के शान शौकत के प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के विरुद्ध अस्वीकृति की अभिव्यक्ति है। तैयार होकर बाहर निकली हुई नायिका अपने नौकर मुंडू से कहती है कि उसे आज जो अच्छा लगे वह बनाए और स्वयं ही खाए और वह छुट्टी मनाए। नौकर को दी गई यह स्वतंत्रता उसे स्वतंत्रता का प्रतिफलन है, जिसका एहसास नायिका कर रही है। यह एक दिन जो स्वतंत्र जीवन के प्रतीक के रूप में आता है, नौकर के लिए भी स्वतंत्र जीवन जीने का भावना की ओर इशारा करता है, जो स्वतंत्रता के सुसंस्कृत रूप के लिए एक अनिवार्य घटक है। नायिका का नौकर मुंडू उस पुरुष का प्रतीक है जो समाज में वर्जित कार्य जैसे सिगरेट पीना को भी कर सकता है, क्योंकि सिगरेट पीना वर्ज्य तथा शालीनता के विरुद्ध माना जाता है। इसीलिए वो साहब या मैम सिगरेट नहीं पीता, किंतु इस वर्जित कार्य पर भी यदि किसी की दृष्टि पड़ जाती है तो वह क्षम्य मानकर अपराध के रूप में ही नहीं लिया जाता है। सिगरेट पीने के साथ ही घर गृहस्थी नैतिकता अनैतिकता से जुड़े तमाम नियम पुरुष के संदर्भ में स्त्री की स्थिति से नितांत भिन्न तथा लचीले ही होते हैं, जबकि स्त्री के प्रति ये नियम अत्यंत कठोर होते हैं। स्वतंत्रता का आनंद लेती हुई नायिका टैक्सी को यह सोचे समझे बिना ही आवाज़ देकर बुला लेती है कि उसे कहाँ जाना है। यहाँ स्वतंत्रता की व्याख्या मुर्दला गर्ग कहानी के खिलदंड शिल्प में यह दर्शाती है कि स्वतंत्रता एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें रास्ते या मंजिल पूर्व निर्धारित नहीं होते। यह नायिका समाज निर्मित ढांचे को स्वीकार करती हुई यह व्यवस्था के आधार पर स्वनिर्मित ढांचे को भी एक प्रकार से नकारती है। टैक्सी में बैठी स्त्री को सर्वप्रथम यह सूझता है कि उसे आज जहांगीर आर्ट गैलरी चलना चाहिए। स्वतंत्रता या स्वच्छंदता का अनुभव अनायास ही स्त्री को कला की ओर खींचता है, जिसका उदाहरण है स्वतः ही उसकी जुबान पर जहांगीर आर्ट गैलरी और चित्र प्रदर्शनी का नाम आ जाना। चित्र प्रदर्शनी में नायिका को चित्र देखकर आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उसका मन आज पूर्णतः स्वच्छंद है और कोई सैद्धांतिक ज्ञान या नियम इस कला के आस्वादन के मध्य रुकावट बनकर नहीं आएगा। युवती को चित्र देखकर लगता है कि रेखाएं उसके कुर्ते के समान इधर उधर दौड़ रही है, तो वह कला को बिना किसी सैद्धांतिक ज्ञान के जीवन से जोड़कर उसका आस्वादन करते हुए आनंदित होती है। वास्तव में यह चित्र और स्त्री का कुर्ता उपमान उपमेय के संबंध को लेकर प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार चित्र को बिना समझे हंस दिया जाता है, आनंद लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री जीवन को भी उसकी अर्थवत्ता समझे बिना आस्वादित कर लिया जाता है। इस प्रकार कहानी में चित्र, युवती तथा आस्वादन स्त्री देखकर युवती का जोर से हंस पड़ना तीनों की विडंबनात्मक स्थिति को उजागर करता है।
रेंता को देखकर नायिका को अनायास ही भूख सताने लगती है। मुख्यतः स्त्री का जीवन रसोई और खाने के साथ जुड़ा होता है, परंतु यह जुड़ना भी दूसरे की भूख और स्वाद के अनुसार 99% पुरुष की रुचि के आधार पर निर्मित होती है। घर के खाने का स्वाद और समय पुरुष की पसंद और सुविधा पर ही आश्रित होती है, जबकि खाने की पूरी तैयारी स्त्री द्वारा ही की जाती है। रेस्टोरेंट में पहुंचकर जब युवती एक प्लेट गर्मा गर्म टिकिया और उसके साथ एक ठंडी आइसक्रीम का ऑर्डर देती है, तो यह भी खाद्य संबंधी अवधारणा के ढांचे को तोड़ने के आधार पर ही आश्रित है, जिसमें खाने वाला व्यक्ति क्या खाना चाहता है इसका नहीं होता। युवती का गर्म टिकिया के साथ ठंडी आइसक्रीम मंगाने वीरू को चौंका देता है और वह प्रश्न कर एक साथ, तो युवती पुरुष मानसिकता और रूढ़ि के खिलाफ उठने वाले सवाल पर ही सवाल खड़ा कर देती है। हाँ, कोई ऐतराज है क्या? यह एक प्रकार से ठंडे और गर्म को एक साथ न खाने की संकल्पना पर प्रहार करता हुआ स्त्री की अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। रेस्टोरेंट से निकलकर स्त्री सिनेमाघर की ओर पिक्चर देखने के उद्देश्य से निकलती है। वह एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो उसकी अपनी पसंद की हो तथा उसके पति द्वारा चुनी हुई या उसके स्तर पर तय की ना हो। इस प्रकार यह कहानी की नायिका द्वारा फिल्म स्वयं देखना बनाए सोचों को एक प्रकार से तोड़ना है। सिनेमाघर एक सार्वजनिक स्थल होता है जहाँ पर जाते समय विशिष्ट व्यवहार की कुछ शर्तें निर्धारित होती है, किंतु ये शर्तें कहीं भी लिखित रूप में नहीं होती हैं। सिनेमाघर में किसी दृश्य पर जोर से हंसना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है और नायिका अपनी हंसी की उन्मुखता को बंधन में बांधे बिना सिनेमा का पूरा आनंद लेती है। और यहाँ तक कि इसी प्रकार मर्द के हाथ से हाथ टकरा जाने पर सॉरी कहने से सभ्य व्यवहार के विपरीत खोखले शिष्टाचार को मर्यादा से निकालकर युवती हंस पड़ती है। पिक्चर देखने के उपरांत सिनेमा हॉल में मिले पुरुष साथी के साथ युवती कॉफ़ी पीती है और स्वयं कॉफ़ी के पैसे देती है। इस बात से आश्वस्त होता है कि पुरुष साथी ने पैसे देने की जिद नहीं की। इसके बाद दोनों आकाश और समुद्र के साथ साथ बैठकर देखते हैं और युवती प्रश्न करती है कि यदि वो समुद्र में कूद पड़ती है तो कितनी दूर तक अकेली तैर पाएगी। यहाँ स्त्री इस वाक्यात्मक संकेत द्वारा वस्तुतः स्वतंत्रता के परिभाषित करते हैं। यहाँ व्यक्ति में उसको पा लेने की क्षमता की हद निर्धारित होती है, जहाँ स्वतंत्रता इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी व्यवस्था स्वयं करे, अन्यथा आश्रित होने अपने आप गुलामी की ओर ले जाता है। युवती का समुद्र में अकेले दूर तक तैरने का आशय वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर पाने के संदर्भ में लेती है कि वो इसमें कितनी तथा कब तक सफल होगी। पुरुष का टैक्सी के भाड़े के बारे में सोचना युवती को पूंजी तथा व्यय से जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। इससे युवती आश्वस्त हो जाती है कि प्रथम बार वो ऐसे पुरुष से मिल रही है जो उसके पति के बारे में जानने को उत्सुक नहीं है। स्त्री इसे सकारात्मक परिवर्तन के रूप में यह सोचकर आश्वस्त हो जाती है कि यह पुरुष चिंतन और संस्कृति के स्तर पर उठा हुआ है और वह स्त्री को मात्र एक वस्तु के रूप में नहीं देख रहा है और स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा है। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी के पैसे भी स्त्री स्वयं देती है तथा टैक्सी का भाड़ा भी दोनों आधा आधा मिलकर देते हैं। पुरुष के लिए स्त्री पर ध्यान इसलिए गया क्योंकि उसने पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा था, इसलिए वह स्त्री अन्य स्त्री से भिन्न। पूरे समय में स्त्री इस बात से आश्वस्त थी कि पुरुष उसे एक मित्र या परिचित का दर्जा देते हुए एक व्यक्ति का दर्जा दे रहा है। परंतु कहानी के अंत में स्पष्ट हो जाता है कि इस पुरुष का ध्यान भी स्त्री द्वारा सजावट के लिए लगाई गई हरी बिंदी पर ही गया, उसके खुले व्यक्तित्व पर या स्वतंत्र चिंतन पर नहीं। तो ये कहानी थी हरी बिंदी और बहुत बड़ी सुंदर कहानी थी। एक नारी की स्वतंत्रता के ऊपर थी जो बिल्कुल नहीं मिलती है। जब वो बच्ची होकर जन्म होती है तो तब वो अपने पिता के बंधन में रहती हैं। फिर जब थोड़ी बड़ी होती है तो पिता भाई दोनों के बंधन में रहती है और जब शादी करती है
तो अपने पति के बंधन में रहती है, और जो बच्चों की माँ बनती है तो बच्चों के बंधन में रह जाती है। तो देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन एक नारी की आज़ादी अभी भी संभव नहीं हो पाती है। बड़ा ही दुखद बात है कि अब भी सब कुछ होते हुए भी नारी अपने में बंद है, वो खुलकर ना जी पाती है, ना अपने एहसास को किसके साथ कह पाती है। तो बड़ा ही सुंदर कहानी थी हरिबिंदी। आप इसे पढ़िए, समझिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।